हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है शारदा बायोलॉजी क्लासेस के नए लेक्चर में। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था कि हार्ट के अंदर कैसे ब्लड अपने एक सर्टेन पाथवे से ट्रेवल करता है हार्ट के इनसाइड में। हम लोग ने वो देखा था कि कैसे ब्लड बॉडी से इंटर करता है हार्ट में, फिर वो कौन कौन से चैम्बर होते हुए फिर पल्मोनरी आर्टरी वेन होते हुए आयोटा के थ्रू फिर बाहर जाता है। हम लोग ने पूरा ये एक सेक्शन में देखा था, ठीक है। उससे पहले वाली क्लास में हमने हार्ट का जनरल स्ट्रक्चर, उसके जनरल फीचर्स, उसके उनके जो आउटर लेयर्स होते हैं, इंडो लेयर्स होते हैं, मेसो लेयर्स होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर सेकंड क्लास में भी थोड़ा सा रिवाइज किया था इसमें। तो आज की जो क्लास है, आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके यदि कंडक्टिव सिस्टम हार्ट में ना हो तो हार्ट बीट नहीं करेगा। मतलब यदि कंडक्टिव सिस्टम हार्ट के अंदर ना पाया जाए तो हार्ट जो है एक आप कह सकते हो कि इनएक्टिव ऑर्गन बन जाएगा। हार्ट कान बी एबल टू पंप द ब्लड, वो ब्लड को पंप नहीं कर सकता है इफ दिस कंडक्टिव सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट, ठीक है। तो कंडक्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है। यदि आपने रिवाइज किया होगा तो आपको डायग्राम पता होगा। एक बार मैं भी रिवाइज करवा देता हूँ। जो ये डायग्राम होता है, टिपिकल हार्ट का डायग्राम जो होता है, वो आप देख रहे हैं कि जो ये हार्ट है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। हमने बताया था कि 4 चैम्बर्स होते हैं, जो राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद इस चैम्बर्स में क्या होता है कि ब्लड फिल्डअप होता है और प्रेशर बिल्डअप करता है। और जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो एट द टाइम ऑफ कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन, जब ये हार्ट फूलता है और जब पचकता है, तो उस कंडीशन में ये प्रेशर बिल्डअप होने के कारण जो ब्लड है वो कंटिन्यूटिव फ्लो में हार्ट से बाहर और एग्जिट एंड इंटर करता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। यदि यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा तो हार्ट का फ्लो में भी कुछ गड़बड़ी आएगी, और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप ना हो तो में भी ये भी हो सकता है कि हार्ट जो है वो मतलब कि ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ये चैम्बर्स बनाए गए हैं। और इस चैम्बर्स में क्या होते हैं कि ब्लड पहले फील्ड होता है। जब फील्ड होता है तो वो प्रेशर चारों तरफ अपने बिल्डअप करता है, मतलब स्टार्ट करता है। और जब एक एक्सट्रीम प्रेशर जब बन जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड हाई प्रेशर से नीचे की तरफ भागता है। फिर नीचे है जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो फिर अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि हार्ट जो है वेंट्रिकल से फिर नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। तो यदि प्रेशर बिल्डअप ना हो तो जो ये वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड जो है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए यहाँ पे चैम्बर्स का काम होता है प्रेशर बिल्डअप करना। हार्ट जो होता है, जो ब्लड को पंप करता है, उसके पंपिंग एट द टाइम ऑफ पंपिंग वो कंटिन्यूटी बना हो, उसमें कोई मतलब कि डिफरेंशिएशन नहीं आना चाहिए। और तीसरा काम ये करता है कि जो ये चैम्बर्स है ना, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को मिलने नहीं देता। मतलब बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता भी है विद द हेल्प ऑफ वेल्व्स। यदि चैम्बर ना हो तो वेल्व किस काम के, तो चैम्बर्स हैं तो वेल्व्स बहुत बड़े काम के हैं। तो यहाँ पे जो वेल्व्स है इसको बहुत ज्यादा कारगर और भी खतरनाक काम करने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि यहाँ पे चैम्बर्स होते हैं। बस समझ में आई। उसके बाद जो ये हार्ट है ना, इसमें बहुत सारे आपको ना मतलब कि पाइप होते हैं, जैसे आर्टरी हो गया, वेन्स हो गए, आयोटा हो गए। तो जो ब्लड होता है वो मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको दोनों से लेना देना नहीं है। वो दोनों का पाथ अलग है और दोनों अपने अपने पाथ में सर्कुलेट करते रहेंगे 24/7 हार्ट के इनसाइड, फिर हार्ट से बॉडी, फिर बॉडी से हार्ट, फिर हार्ट से लंग्स, फिर बॉडी, फिर हार्ट, फिर लंग्स, बॉडी, ऐसे चलता रहेगा। बात समझ में आई। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन का। यदि मैं यहाँ पे कंडक्शन का मतलब समझाऊं तो कंडक्शन जो होता है इसका ये मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। मतलब कि मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ। कंडक्शन का मतलब होता है कि यदि आप एक टर्मिनल पे कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक दे रहे हैं तो वो दूसरे टर्मिनल पे भी इलेक्ट्रिक शॉक पहुंचना चाहिए। ये जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि आप पार्टिकल के बेसिस पे, मतलब कि माइक्रोमोलिक्यूल के बेसिस पे कोई भी चीज को आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उसी तरह जो अपना हार्ट होता है, इसके पास एक स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल होता है। कौन सा स्पेशलाइज्ड सेल होता है? न्यूरोमस्कुलर सेल होता है। इट इज कॉल्ड मस्क्यूलर सेल होता है। अब जो ये न्यूरोमस्कुलर सेल है
इसका काम ये होता है कि इट इज अ न्यूरोमोटर जंक्शन। मतलब अब मैं बताता हूं आपको, ब्रेन ने कोई इंपल्स जनरेट किया, या आपको कोई टच किया तो स्टिमुलस मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्स टू द आउटर इन्वायरमेंट। आपके हाथ पे कोई मान लीजिए कोई कीड़ा के बैठ गया तो आपको स्टिमुलस आया, आपको सेंस आया कि मेरे स्किन पे कुछ टच हुआ है। तो जो ये सेंस हो रहा है ना, इट इज ड्यू टू द इम्पल्स। तो ब्रेन ने इम्पल्स बनाया और विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो इम्पल्स आपके टारगेटेड या डेस्टिनेटेड एरिया पे पहुंच गया। तो ये जो होता है ये ड्यू टू द न्यूरो जंक्शन के कारण होता है। जो जंक्शन का काम ये होता है कि जो इम्पल्स ब्रेन से आ रहा है उस इंपल्स को पकड़ना और उसको इलेक्ट्रिकल मूवमेंट में कन्वर्ट कर देना कि आपको रिस्पॉन्स मिले, तुरंत आपका हाथ बायां और दायां भाग जाएगा। यदि आप कोई चीज से अचानक टकरा जाइएगा तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहां से अपने आप को हटा लेता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक इंपल्स का बेस्ट एग्जांपल होता है। तो उसी तरह जो न्यूरोमस्कुलर सेल्स होता है ये लगातार इंपल्स जनरेट करता है हार्ट के अंदर में, जिसके कारण क्या होता है कि हार्ट मजबूर मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये इंपल्स है ना वो हार्ट को मजबूर करके रखता है कि तुम बीट करते रहो। इंपल्स जनरेट होता रहता है और हार्ट बीट करता रहता है। यदि इंपल्स रुक जाएगा तो फिर हार्ट भी स्टॉप हो जाता है। बात समझ में आई? तो जो न्यूरोमस्कुलर सेल्स होते हैं ना, ये कोई एक सेल नहीं है। न्यूरोमस्कुलर सेल यदि आपको पूछे कि कोई एक सेल है, नहीं, न्यूरोमस्कुलर सेल कोई एक सेल नहीं होता है। न्यूरोमस्कुलर सेल जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, बिकॉज इंपल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए रूट चाहिए, और रूट के लिए आपको यदि किसी रूट पे चलना है तो उस रूट पे आपको प्रॉपर इंडिकेशन होना चाहिए और उस रूट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो जो ये न्यूरोमस्कुलर सेल्स होता है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो इंपल्स आ रहा है उस इंपल्स को कहां पहुंचाना है। यदि ये न्यूरोमस्कुलर सेल्स हार्ट के अंदर में है तो इंपल्स को पता होता है कि हमको हार्ट के पास पहुंचना है। यदि ये न्यूरोमस्कुलर सेल्स आपके हाथ में है तो इंपल्स को पता है कि हाँ हमको हाथ में पहुंचना है। ठीक है, अब वहां पे जब पहुंचेंगे तो वहां पे जंक्शंस होते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन एंड द कंपाउंड में तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो न्यूरोमस्कुलर सेल जो इंपल्स जो आता है वो कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंट कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होने के कारण ही हम लोग उसको महसूस कर पाते हैं। बात समझ में आई? तो जो ये न्यूरोमस्कुलर सेल होता है ये हार्ट के अंदर में होता है, इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? यहाँ जो अपना राइट आर्ट्रियम होता है ना, इसके टॉप नॉच पे, मतलब कि नॉच का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, जो ये राइट आर्ट्रियम है इसके सबसे ऊपर में यहाँ पे एक सेक्शन प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसए नोड। क्या बोलते हैं? एसए नोड। एसए नोड का फुल फॉर्म हो गया सेमी आर्ट्रियल नोड। एसए नोड जो है ना ये क्या करता है, ये इंपल्स जनरेट करता है। द फर्स्ट पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एसए नोड। जो फर्स्ट पेस मेकर है उसको एसए नोड को बोलते हैं, क्योंकि इंपल्स इनिशिएट या जनरेट ऐसे नोड ही करता है। ऐसे नोड ही एक मतलब कि एक ऐसा पार्ट है हार्ट के अंदर जो रेस्पॉन्सिबल होता है कंटिन्यूअस इंपल्स जनरेट करने के लिए। अब क्यों करता है? बिकॉज ऐसे नोड जो होता है ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होता है। ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है। और जो ये अनस्टेबिलिटी है, जो ऐसे नोड की ये अनस्टेबिलिटी है, यही चीज इसको बनाती है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ कंडक्शन। मतलब कि जो ये अनस्टेबिलिटी जो होती है ऐसे नोड के पास, यही चीज इसको सबसे बेहतर बनाती है कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में इंपल्स जनरेट करता रहता है और वो इंपल्स ऐसे नोड जनरेट करता है उसको पास ऑन कर देता है दूसरे नोड के पास। जस्ट ऐसे नोड के नीचे एक और नोड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या पता है? उसको हम लोग बोलते हैं एवी नोड। क्या बोलते हैं? एवी नोड। एवी नोड का मतलब हो गया एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड। मतलब कि ये अपना आर्ट्रियम वाला सेक्शन भी और वेंट्रिकुलर वाला सेक्शन में भी दोनों जगह इसका असर होता है। बात समझ में आई? तो जो ये एवी नोड है ना, जब जो भी इंपल्स ऐसे नोड जनरेट करता है उसको सेकेंड रूट पे भेज देता है। तो सेकेंड रूट इज एवी नोड। एवी नोड को हम लोग सेकेंड पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। बिकॉज यदि ऐसे नोड बिगड़ जाता है, किसी भी कारणवश ऐसे नोड डैमेज हो गया या काम करना कुछ टाइम के लिए बंद कर देता है, तो उस केस में हार्ट को संभालने में काम आता है सेकेंड पेस मेकर जो होता है एवी नोड। एवी नोड जो है कुछ टाइम के लिए हार्ट को संभाल लेता है। बिकॉज जो इंपल्स जनरेट करता है ऐसे नोड बहुत ही अनस्टेबिलिटी इसके पास होती है। मतलब
कि कुछ ही सेकेंड्स में ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक इंपल्स ये जनरेट कर देता है। तो जितना काम है उतना ही एवी नोड खर्च करता है, बाकी को ये स्टोर कर लेता है। एट द टाइम ऑफ इंजरी और एट द टाइम ऑफ डिसफंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, स्पेशली ऐसे नोड, तो उस टाइम पे क्या करता है कि यदि ऐसे नोड के पास कोई डिसफंक्शनिंग हो गई या कोई इंजरी हो गई, तो उस केस में एवी नोड जो है, जो बचे हुए इंपल्स होते हैं, जो वो एक्सपेंड मतलब कि जो वो खर्च नहीं करता है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, वो बचे हुए इंपल्स को ये हार्ट को बचाने के लिए काम में लाता है। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए आदमी जो जिंदा रहता है, आप देखते हैं आफ्टर एक्सीडेंट हो गया जो सांस चलता रहता है, वो ड्यू टू एवी नोड। एवी नोड के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कुछ टाइम तक, यदि उस टाइम में आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, आपको प्रॉपर मेडिकेशन या प्रॉपर सीपीआर मिल जाएगा तो आप बच जाओगे। यदि एवी नोड का टाइम पीरियड यदि खत्म हो जाता है, टाइम लैप्स हो जाता है, तो एवी नोड यदि एक बार ठप पड़ जाता है, तो फिर आपको 99% चांस होता है कि आपका हार्ट फिर दोबारा से अवेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि एवी नोड बहुत ही मुश्किल में, मतलब कि बहुत ही रेयर केस में बंद होता है। यदि टाइम पे इसको सीपीआर आप दे देंगे तो एवी नोड फिर फटाक से अपना काम करना शुरू कर देता है, और जो इंपल्स फिर जब जनरेट होता है तो ऐसे नोड भी दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नोड को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। और एवी नोड को क्या बोलते हैं, एवी नोड इज द सेकेंड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्या है, सेकेंड पेस मेकर ऑफ हार्ट। समझ में आ गया दो चीज। उसके बाद देखिए कि जब ये ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट हो जाता है तो ये एवी नोड के पास जाता है। मैंने बताया कि जो इंपल्स होता है, इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशल रूट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो आप ये देख रहे हैं ना, ऐसे नोड से एवी नोड तक, ये एक स्पेशल रूट है, ये आपको आगे और देखने को मिलेगा अभी। ये ऐसे नोड से बढ़ते हुए फिर इंपल्स आता है एवी नोड के पास। एवी नोड के पास जब पहुंचता है तब फिर वहां से ये पहुंचता है आपको कहां पे, तो दो जगह, एक पहुंचता है लेफ्ट साइड, एक पहुंचता है राइट साइड। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट। जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग लेफ्ट ब्रांच बोलते हैं, और जो राइट साइड है उसको राइट ब्रांच बोलते हैं, राइट ब्रांच बोलते हैं। और लास्ट में आता है पुर्किंजे फाइबर्स। क्या आता है, पुर्किंजे फाइबर्स। पुर्किंजे फाइबर्स लास्ट में जो है उसको लोग बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैं कंप्लीट सेंटेंस में बनाता हूं। हार्ट जो होता है इसके अंदर इंपल्स जनरेट होता है। वो इंपल्स जनरेट कौन करता है, तो ऐसे नोड करता है। ये जो ऐसे नोड है ये इंपल्स जनरेट करता है, इसलिए इसको हम लोग पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। बिकॉज ये हार्ट के बीट को एक मेंटेनेंस वे में रखता है, कि जो आपका हार्ट का बीट है वो, जैसे आप रनिंग करके आते हैं तो ऐसा नहीं ना कि आप रनिंग किए तो आपका लाइफ टाइम हार्ट का बीट बढ़ जाता है, नहीं ना। 5 मिनट के लिए हार्ट बीट तेज रहता है, फिर ऑटोमेटिकली धीरे 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 आपका हार्ट रेट जो है वो अपना जो नॉर्मल फ्लो होता है वहां पे आ जाता है। दिस इज द पेस मेकर। ये हो गया आपका कि जो आपके हार्ट के बीट को रेगुलेट करता है, तो वो करता है ऐसे नोड। उसके बाद सेकंड पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एवी नोड, एंड देन द इंपल्स ट्रांसपोर्टेड into the left side and the right side of the heart. It is called, left side is called left branch and the right side is called right branch. उसके बाद दोनों को कंबाइनली हम कहेंगे तो हो जाता है पुर्किंजे फाइबर्स। ठीक है, पुर्किंजे फाइबर्स का मतलब ये हो गया कि आपका अब इंपल्स फाइनली वेंट्रिकल तक पहुंच गया है, और वो हार्ट के मतलब कि हार्ट के सेल, मतलब कार्डियक सेल के ईच पार्ट में ये इंपल्स जनरेट कर सकता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये इसमें मतलब कि जहां पे भी आप देखेंगे जो अपना हार्ट का सेल होता है, ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने के लिए बना होता है। मतलब कि ये एक तरह से आप कह सकते हैं रिपोलराइजेशन करता है और डीपोलराइजेशन करता है। मतलब कि जब ये रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो इसके अंदर के सेल्स जो होते हैं वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। जब ये एक्शन में आता है तो इसके सेल्स जो होते हैं ये पोटेशियम सोडियम को निकालना और लेना शुरू करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन एंड द रिपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं, गॉट इट, आपका जो सेल्स है वो रिलैक्स्ड हो जाता है। अब इसमें
वैसे आपको समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ, टेंशन न ले। इसमें एक चैनल होता है, उस चैनल का नाम होता है सोडियम एंड द पोटेशियम चैनल। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एंड द पोटेशियम चैनल। यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं, सोडियम एंड द पोटेशियम। दोनों का रोल प्ले क्या होता है मैं बताता हूँ। सोडियम एंड पोटेशियम सेल के हर पार्ट में होता है, वो कार्डियक सेल हो, मतलब हार्ट सेल हो, किडनी के सेल हो, या कहीं भी हो, न्यूरॉन्स के पास जहां भी इंपल्स होगा यहाँ पे ये सोडियम एंड पोटेशियम होना ही होगा। ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम क्या करता है कि जब इसको एक्शन पोटेंशियल करना होता है, मतलब जब किसी भी सेल को ये कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, तो उस केस में क्या करता है कि वहां से ये जो चैनल्स हैं, इसे कुछ इस तरह के इसके डायग्राम होते हैं, मैं बताता हूं आपको। ये कुछ इस तरह के इसके डायग्राम बने होते हैं। मैं यहां से इस तरह से, फिर इस तरह से, इसके बाद एक यहाँ पे लेयर होता है, यहाँ पे भी एक लेयर यहाँ पे भी होता है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे सोडियम सेल के अंदर इन करता है और पोटेशियम सेल के बाहर जाता है। ठीक है, मतलब यही चलता है। यदि सेल कंट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा तो यही प्रोसेस होगा। सोडियम पोटेशियम का काम यही होता है। इसको मैं एक स्पेशल वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ कि जब हम लोग न्यूरॉन्स में पहुंच जाएंगे तो न्यूरॉन्स का चैप्टर में बीच में होल्ड करके तब हमको रिलेट करके पढ़ाएंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये जो वाला पार्ट है ना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी जो होता है वो आधा अधूरा चीज है। मतलब एनसीईआरटी इज ओशियन। आप इसको पढ़ते रहो, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना चीज समझ में आएगा। तो ये सोडियम एंड पोटेशियम चैनल जो है ना, ये आपको हर जगह आने वाला है। ये सेल, टिश्यू, हार्ट, किडनी, हर जगह पहुंचेगा। तो ये सबसे बढ़िया इसको समझने का तरीका होता है इंपल्स में। इंपल्स कब? जब आप ब्रेन में कोऑर्डिनेशन एंड उसके जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जब वो पढ़ेंगे तब आपको ये जब समझिएगा तो वहां पर और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो फिर आपको किडनी और हार्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू आप देख लीजिए कि कुछ इस तरह का होता है। सेल्स के बीच में प्रेजेंट्स होते हैं, सेल के लेयर्स के बीच में होते हैं। वहां पे ये सोडियम को अंदर करता है, पोटेशियम को बाहर करता है। जब रिलैक्स करना होता है तो पोटेशियम अंदर चल जाता है, सोडियम बाहर चल जाता है। यही केस चलता रहता है। ठीक है, इतना चीज दिमाग में आपको बस रखना है कि सोडियम एंड द पोटेशियम चैनल इज द चैनल विच मेक्स द सेल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। बात समझ में आ गई? ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ठीक है, अब कुछ बातें हमेशा अब जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा जो आपको नोट करना चाहिए। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। ये आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रॉक क्वेश्चन। बूस्ट फिल अप, जैसे सुपर बाइक सब होता है ना, तो उसमें एक स्पेशल फ्यूल डलता है, उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फ्यूल। जो पेट्रोल होता है ना, उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन का मात्रा रहता है 4 to 5%। तो वो हो गया बहुत ज्यादा हाई इनफ्लेमेबल फ्यूल हो जाता है जो सुपर बाइक में डलता है। तो यहाँ पे वही चीज है। ठीक है, तो आपको पहला एक चीज बताता हूँ। हार्ट जो होता है ना, इसका जो जब ओरिजिन हो रहा होता है, एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ द हार्ट, ठीक है, मतलब ध्यान से सुनना जो भी मैं बता रहा हूँ। जो हार्ट का जो ओरिजिन होता है मदर वोम के अंदर, मतलब कि आपके माँ के पेट के अंदर जब हार्ट का ओरिजिन हो रहा होता है, तो इसके जो सेल्स होते हैं, इसके जो कार्डियक सेल्स होते हैं, उसमें एक कैपेबिलिटी आती है। उस कैपेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं मायोजेनिक। ठीक है, मायोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना, इसको मायोजेनिक बोलते हैं। मायोजेनिक ही एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो इसको इंपल्स जनरेट करने के लिए कैपेबल होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं सीधा सिंपल अपना देसी भाषा में, कि मानिए कि इंपल्स सबसे अधिक कौन रिलीज करता है? ब्रेन। और ब्रेन ही हर चीज को कंट्रोल करता है। तो फिर हार्ट ब्रेन के कंट्रोल में क्यों नहीं है? बिकॉज कि जो ब्रेन का जो इंपल्स होता है वो कंट्रोल वे में जनरेट होता है और उसको जनरेट करता है अपना ब्रेन। बट इन द केस ऑफ हार्ट इसके पास अपना मैकेनिज्म है। हार्ट has its own mechanism to generate और produce क्या? तो impulse जनरेट करने के लिए इसके पास अपना मैकेनिज्म है। इसको किसी से लेना देना नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हार्ट होता है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये मतलब इसको ये अलोन होता है, मतलब इसको किसी कोई चीज लेना ही नहीं है। इसके पास हार्ट मशीनरी इसके पास अपना है, इसके पास इंपल्स जनरेटर अपना है, इसके पास सोडियम पोटेशियम चैनल अपना है, इसके पास सेल्स ऐसे हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भरपूर भरा हुआ है। एटीपी की इसको दिक्कत होती ही नहीं है। बात समझ में आई? बस एक दिक्कत क्या है कि यदि ये हार्ट सेल यदि मायोजेनिक ना हो तो ये सारी चीजें ये नहीं कर पाएगा। तो एक चीज दिमाग में रखना है कि जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक इन ओरिजिन होता है। मतलब इसका फॉर्मेशन एंडोथेलियल से होता है, मतलब बीच वाला, सॉरी,
लेयर से होता है, बीच वाला लेयर से होता है। जब आप जर्म लेयर पढ़ेंगे ना, जब हम बात करेंगे, जब हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे जब हम लोग लेवर ऑफ पेन पढ़ेंगे कि जो बच्चे के जब पेट में होता है ना तो वो मूवमेंट करता है, ठीक है, स्टैटिक मूवमेंट करता है, तो उससे क्या होता है कि जो अंदर के सेल्स होते हैं ना उसमें प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, तो उससे आपको पेन होता है, तो इसी को लेबर पेन बोलते हैं। जब वो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है तो इसका मतलब कि आपका बच्चा डिलीवर होने वाला है, तो उसको बोलते हैं हाई लेबर पेन, ठीक है। तो लेबर पेन में क्या होता है कि आपको बेड पे लेटा दिया जाता है और आपको स्टैटिक मूवमेंट पे छोड़ दिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो यदि ये मायोजेनिक यदि नहीं हो तो आपका बच्चा पेट के अंदर में मर जाएगा, सीधा बात। क्यों? क्योंकि हर चीज माँ नहीं कर सकती है, बेटे को भी कुछ करना पड़ता है। तो जब बच्चा जब पेट के अंदर होता है ना तब भी उसका हार्ट जो होता है वो धड़कता रहता है। धड़का मतलब क्या हुआ कि वो ब्लड को पंप कर रहा है। तो ये मायोजेनिक जो ओरिजिन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हार्ट के लिए। यदि ये ना हो तो हार्ट अपना इंपल्स जनरेट नहीं कर पाएगा, और यदि अपना इंपल्स जनरेट नहीं कर पाएगा तो वो अपने आप काम नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो होता है वो क्या होता है कि जो हार्ट होता है इसके जो सेल्स होते हैं ये रिपेयर नहीं हो सकते हैं, ये इट कांट रिपेयर, ये रिपेयर नहीं हो सकते हैं। मतलब कि यदि मान लीजिए कि आपके हार्ट में नंबर ऑफ सेल्स 100 है, एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग कीजिए आप कि आपके हार्ट में नंबर ऑफ सेल्स 100 है, तो यदि 100 में आपके 10 सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपके पास 90 सेल्स ही बचेंगे, वो बढ़ के फिर 100 नहीं हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये जो कार्डियक सेल्स होते हैं वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं। कार्डियक, इसमें दो ही ऑप्शन है कि ये या आप ट्रांसप्लांट हार्ट को चेंज कर दो या फिर छोड़ दो, ठीक है, दो ही चीज कर सकते हो आप, या फिर होप फॉर बेस्ट, भगवान से दुआ कर सकते हो। तो कार्डियक सेल जो होता है वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता है। यदि नंबर ऑफ सेल्स इन आवर हार्ट इज डैमेज देन इट परमानेंटली डैमेज। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप 100 था तो फिर ऑटोमेटिकली फिर वो 100 में अपना एक्चुअल नंबर में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। और सेम चीज न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन्स पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। थर्ड चीज क्या होता है कि जो हार्ट जो होता है ना, ये जो हार्ट होता है ये थकता कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इस हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। सबसे बड़ा बात है कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज्यादा होता है, हायर माइटोकॉन्ड्रियल नंबर, हायर माइटोकॉन्ड्रियल नंबर इज इनसाइड द हार्ट। मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रियल नंबर जो होता है हार्ट के अंदर में वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। इसके कारण इसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में एटीपी मिलता रहता है, जिसके कारण ये 24/7 ये काम करता रहता है विदाउट एनी थकावट। इसको कोई थकावट नहीं होती है, ये चलता रहता है, ठीक है। तो एक समरी में करवा देता हूं तुरंत। समरी ये है कि आज हमने ये बात किया कि कंडक्शन हार्ट के अंदर कैसे होता है। हमने बात किया ऐसे नोड के बारे में, हमने बात किया है नोड के बारे में, हमने लेफ्ट एंड द साइड ब्रांच के बारे में बात किया, हमने प्रोकिंजिया फाइबर के बारे में बात किया। जो ये इंपल्स होता है ये जनरेट होता है ऐसे नोड से। ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। जो एवी नोड होता है इसको हम एक्टिव वेंट्रिकल नोड बोलते हैं। यहाँ भी इंपल्स जनरेट होता है, इसलिए इसको लोग सेकंड पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। क्योंकि यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ टाइम के लिए हार्ट धड़कता रहता है बिकॉज ऑफ एवी नोड। बिकॉज एवी नोड के पास कुछ इंपल्स बचे होते हैं जो वो बचा के रखता है इन द एडवर्स कंडीशन में काम करने के लिए। बात समझ में आ गई? जो ये हार्ट होता है ये पंपिंग ऑर्गन होता है, ये ब्लड को पंप करता है। इसके पास चैम्बर्स होते हैं, इस चैम्बर्स में प्रेशर बिल्डअप होता है। जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो उसके सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता है ब्लड का, जिसके कारण आपके शरीर में किसी भी सेल्स के पास ब्लड की कमी ना होती है। यदि ये एक प्रेशर बिल्डअप ना हो तो आपके जो सेल्स है वहां पे खून की कमी हो सकती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब खून की कमी यहाँ पे, अब ये एनीमिया को भी हम लोग खून की कमी बोलते हैं, जिसमें आरबीसी नंबर रिडक्शन हो जाता है। मैं उसके मैं बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि खून आपके सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग चीज रखना, वो एनीमिया अलग चीज होता है। बात समझ में आया? ठीक है। जो ये ऐसे नोड होता है ना ये अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिकल में जो ये इंपल्स इतना फास्ट जनरेट करता है, इतना फास्ट जनरेट करता है कि इसको अनस्टेबल के कैटेगरी में रखा जाता है। और ये इतना तेजी से इंपल्स को जनरेट करता है कि जो एवी नोड होता है उसको जितना काम होता है वो उतना निकालता है, बाकी वो अपने पास रखता है, ठीक है। उसके बाद ये जो इंपल्स जनरेट होता है ये फिर नीचे बढ़ते बढ़ते चल जाता है अपने चैम्बर्स के पास। चैम्बर्स के पास स्पेशल लेफ्ट ब्रांच होते हैं, राइट ब्रांच होता है, उसका प्रोकिंजिया फाइबर होता है, वो वहां तक पहुंचता है, तब वर्टिकल और मतलब कि पूरा
कंप्लीट सेल कार्डियक सेल स्टार्ट हो जाता है अपना जो काम है उसका कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना। ठीक है, आपका ये समरी था, इसको लिख लेना, और ये जो इंपॉर्टेंट हम मायोजेनिक का बात बताया था उसको भी लिख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया हो। ठीक है, हार्ट जो है आपका 70 to 80% कंप्लीट हो गया है, इससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव व्यू से मैं कुछ ज्यादा इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड करूंगा, तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा। इसमें थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि हार्ट में जो चैनल्स होते हैं ना, उसमें चैनल्स को मैं पढ़ा दूं, और चैनल्स के टाइम पे जो इसके लेयर्स होते हैं, जो पेरिकार्डियम हो गए, मेसोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तो जो 3 लेयर्स होते हैं हार्ट के, एट द टाइम ऑफ जंक्शन जब काम कर रहा होता है, तो उस टाइम पे इस लेयर का रोल प्ले क्या होता है, क्योंकि जो वो जंक्शन है वो तो लेयर में प्रजेंट होता है, तो जब जंक्शन स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे ये लेयर क्या करता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप ढूंढना जवाब, यदि मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं मिलेगा तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बाय, थैंक यू। हाँ, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक पक्का करना। ठीक है, वैसे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, मैंने एनालिटिक्स में देखता रहता हूँ, तो ग्रोथ ठीक ठाक हो रहा है चैनल अपना, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्पीड से भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा तो थोड़ा मजा आएगा, मोटिवेशन मिलना रहना चाहिए।